4 resistors 15 ohm, 12 ohm, 4 ohm and 10 ohm respectively are connected in cyclic order to form a Wheatstone bridge. Is this network balanced? Okay, तो देखो बेटा कौन कौन है, 15 ओहम, 12 ओहम, 4 ओहम और 10 ओहम। हमको देखना है कि Wheatstone ब्रिज बैलेंस्ड है क्या। तो देखो बेटा मैं बैटरी इधर लगा सकता, ए और सी के अक्रॉस बैटरी लगा सकता, या तो बेटा फिर मैं बैटरी को बी और डी के भी अक्रॉस लगा सकता। ऐसा बैटरी को मैं बी और डी के अक्रॉस भी लगा सकता है कि नहीं बेटा। तो हमको दोनों पॉसिबिलिटी देखना चाहिए। तो देखो अगर मैं बैटरी ए और सी के अक्रॉस लगाता, तो देखो बैटरी कहाँ लगी है, ए और सी, तो इस रास्ते में कौन आता बेटा, 15 और 12। तो 15 और 12 की रेशियो देखो, और दूसरे रास्ते में कौन आता, 10 और 4। तो 10 और 4 की रेशियो देखो, क्या ये दोनों रेशियो सेम है? नहीं, ये 60 आएगा और ये 120 आएगा, ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, यानी कि Wheatstone ब्रिज बैलेंस नहीं है। Wheatstone ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। अब यहाँ देखो बेटा मैंने बैटरी का लगाया बी और डी के अक्रॉस लगाया, तो बेटा देखो बी से डी के रास्ते में एक आता 15 और 10, तो 15 और 10 की रेशियो देखो, 15 और 10 की रेशियो देखो, ठीक है। दूसरे रास्ते में कौन आता, 12 और 4 देखो, 12 और 4 की रेशियो देखो, 12 और 4, क्या ये सेम है? नहीं बेटा ये तो सेम नहीं है, यानी अगेन याली सिचुएशन में भी Wheatstone ब्रिज बैलेंस होने वाला नहीं है। Wheatstone bridge is not balanced. ठीक है। अब इसने बोला इफ नॉट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम टू बैलेंस द नेटवर्क। ओके, 10 ओहम के साथ हमने पैरेलल में कितना लगाना चाहिए, 10 ओहम के साथ हमने पैरेलल में कितना लगाना चाहिए, तो हमने बोले चलो आर लगाना चाहिए। ठीक है, 10 ओहम के साथ कितना लगाना चाहिए, तो हमने बोले आर लगाना चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखो अभी फॉर बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज क्या देंगे बेटा, देखो अभी इस बैटरी का लगा है ए और सी के बीच में बैटरी लगाया है, तो देखो इस रास्ते में कौन आ रहा है बेटा, इस रास्ते में 15 और 12 आ रहा, तो 15/12। दूसरे रास्ते में कौन आ रहा है बेटा, 10। अब बेटा 10 नहीं, हम इन दोनों का क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट। और बेटा अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कैसा निकालते हैं, तो बेटा उनको ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों को क्या करते हैं, प्लस। क्या बात समझ में आई? तो देखो अब मैं क्या लिखूंगा, इसका इक्विवेलेंट, ये इसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, और दूसरा कौन आ रहा, 4 अपॉन में क्या आएगा, 4, यानी 4 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। ठीक है बेटा, तो देखो 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो गया 10 प्लस आर इक्वल टू आर, ये प्लस आर है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर, यानी आर इक्वल 10 ओहम। यहाँ पे भी चेक करते हैं बेटा, अभी हम लोग इस Wheatstone ब्रिज के लिए भी चेक करते हैं, फॉर बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज। अब देखो बेटा हमने बैटरी किसके अक्रॉस लगाया, बी और डी, तो देखो ये रास्ते में कौन आ रहा है बेटा, 15, कौन आ रहा, 15
और बेटा अब इन दोनों का हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट बेटा क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे दोनों को प्लस कर लो। ये कहाँ पर है बेटा, अपॉन में, यानी कि डिवाइड में है। मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। दूसरे रास्ते में कौन है, 12 और 4, 12 और 4। तो देखो 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या बचा 10 प्लस आर अपॉन में 2r इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस आर इक्वल 2r, यानी कि r इक्वल 10 ओहम। यानी बेटा इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझ रहे हैं। अगर उसने हमको ये बताया नहीं है, जैसे ये सवाल में उसने हमको क्या बोला था कि 4 रजिस्टर है जो कि क्या बना रहे, कोऑर्डिनेटर बना रहे, और बैटरी का लगी है बताया नहीं था। तो देखो हमने पहले केस में बैटरी ए और सी के अक्रॉस लगाए, दूसरे केस में बी और डी के अक्रॉस लगाए। तो अगर ए और सी के अक्रॉस बैलेंस नहीं थी तो बेटा वो बी और डी के भी अक्रॉस बैलेंस नहीं थी। तो इसने बोला कि 10 ओम के अक्रॉस कितना लगाया जाए ताकि बैलेंस हो जाए। तो हमने बोले कि चलो यहाँ पे हमने बोले क्या 10 ओम के अक्रॉस कितना लगाया जाए, आर, और आर की वैल्यू कितनी आई, 10। यहाँ पे हमने क्या, जब 10 ओम के अक्रॉस लगाए तो इसमें भी हमारी वैल्यू क्या आई, 10 आई। यानी एक बात समझ में आती बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर तुमको सवाल में नहीं दिया है तो बस तुमको 2 अपोजिट पॉइंट के ऊपर बैटरी लगाना है, तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर तुम कोई भी AC के अक्रॉस लगाओ या BD के अक्रॉस लगाओ, फाइनल आंसर पे कोई फर्क उसका पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों। कैलकुलेट द करंट इन द आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो पहले देख लो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है क्या। बैटरी ए और सी के बीच में लगी है, बैटरी ए और सी के बीच में लगी है। अब देख बेटा ए से सी इस रास्ते में कौन आता, पी और क्यू आता। तो बेटा पी और क्यू की रेशियो ले ले, कितनी आएंगी, 5/6। दूसरे रास्ते में कौन आता बेटा, आर और एक्स आता। तो आर और एक्स की रेशियो ले ले, आर है 50, एक्स है 60। तो बेटा आर बाय एक्स भी कितना आ रहा, 5/6 आ रहा। यानी इसका मतलब बेटा P अपॉन Q इज इक्वल R अपॉन X। यानी बेटा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, हमेशा चेक कर बेटा इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बेटा बैलेंस्ड है तो उससे, अब देखो बेटा हमने बैटरी से आई करंट निकाले, ये बैटरी से आई करंट निकला, यहाँ तक आई आया, यहाँ तक आई है, यहाँ पे आके बेटा क्या होगा, डिवाइड। इसको हमने बोल दिया I1। मैं अभी x नहीं वापर रहा बेटा क्योंकि x ऑलरेडी क्वेश्चन में, I1। यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा I माइनस I1। ठीक है, B पे कितना करंट आया, I1। B पे आके बेटा उसके पास 2 रास्ते थे, देख एक ये और एक ये। हमने बोले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। अब ये जो I1 करंट है इसके लिए एक ही रास्ता है, ये बचा हुआ I1, ये I1। ठीक है, अब डी के ऊपर कितना करंट आया, डी के ऊपर करंट आया I माइनस I1। कितना करंट आया, I माइनस I1 डी पे आया। डी से उसके पास कितने ऑप्शन थे, 2, एक ये और एक ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि बैलेंस्ड है। तो पूरा के पूरा करंट यानी I माइनस I1 इधर चला जाएगा। अब सी पे टोटल कितना करंट आया, यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I माइनस I1, तो टोटल कितना आया I, तो जाएगा भी कितना I। ठीक है, अब बेटा अननोन कितने हैं, 2 अननोन है, एक है I और एक है I1। ठीक है, तो बेटा लूप ले लो और क्वेश्चन शुरू कर लो। तो देखो लूप लेते बेटा हम लोग, पहला लूप लिया हमने A B D A, ये लूप लिए बेटा, ये लूप A B D A। A से B जाओ, रजिस्टर आता कितना, 5।
और इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है I1। कितना करंट है I1। तो बेटा ए से बी, देख मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा तो पोटेंशियल घटेगी, इसके लिए माइनस। बी पे पहुंच गया, बेटा बी और डी की तो पोटेंशियल क्या है, सेम है। बी और डी की तो पोटेंशियल क्या है, सेम है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पे कोई ड्रॉप होने वाला नहीं है। अब डी से वापस कहाँ पे जाओ, ए पे। एक रजिस्टर आता कितना, 50। इसमें करंट कितना है, I माइनस I1। और डी से ए हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। तो ये हो गया बेटा -5I1 प्लस 50I माइनस 50I1 इक्वल 0। ये हो जाएगा -55I1, ये दोनों, ये प्लस 50I है, यहाँ पे आएगा तो -50I, ये कैंसिल। 5 10 जा 5 11 जा, तो ये हो जाएगा बेटा I1 अपॉन I, या चलो I1 इक्वल 10/11I। ठीक है। अब बेटा दूसरी ये लूप, वाली लूप लो। अगर बेटा तुम इसके बाजू वाली लूप ले लेंगे तो तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा बेटा, यही ये रिलेशन मिलेगा। ये लूप लेंगे तो फिर से ये रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों लूप सिमेट्रिकल है। इसमें भी करंट I1 I माइनस I1, इसमें भी करंट I1 I माइनस I1, तो वही रिलेशन मिलेगा बेटा। इसके लिए देखो ब्लू वाली लूप लो। इस लूप का नाम क्या है, ADC। देखो ना, A से D, D से C, C से वापस A। ठीक है। अब बेटा मैं A से D जा रहा, देख रजिस्टर कितना आया, 50। करंट कितना है, I माइनस I1, और मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा। ठीक है। A से D हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ पे माइनस। D से C, रजिस्टर कितना आया, 60। करंट कितना है, I माइनस I1। अगेन बेटा D से C में करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा, तो माइनस। C पे आ गए बेटा, अब कोई कंपोनेंट नहीं है, देखो सीधा एक बैटरी आई। अब मैं बैटरी के नेगेटिव से कहाँ पे आ रहा, पॉजिटिव पे। इसके लिए प्लस 1.5, बैटरी को पार करके यहाँ पे, यहाँ से और एक के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, 0। ये हो जाएगा -50I प्लस 50I1 माइनस 60I प्लस 60I1 इक्वल -1.5। ये हो जाएगा -110I प्लस 110I1 इक्वल -1.5। अब देखो बेटा I1 कितना है बेटा, तो I1 है 10/11I, 10/11I। ठीक है। 11 1 जा 11 10 जा, तो ये हो गया -110I प्लस 100I इक्वल -1.5, यानी -10I इक्वल -1.5। माइनस माइनस कैंसल, तो I हो जाएगा 1.5/10, 1.5/10 यानी 15/100, यानी ये हो गया हमारा 3/20 एम्पियर। क्लियर है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.15 एम्पियर। ये कौन आया, आया। अब देखो बेटा I1 कितना था बेटा, तो I1 है 10/11। ये देखो ना बेटा I1 10/11 I कितना है, I है 15/100 या 0.15 एम्पियर। तो I1 हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1.5/11, यानी I1 हो जाएगा 0.11 1 जा
तो बेटा 15 में से 11 का कितना बचा 4, डेसिमल से 40, 11 3 जा है कि नहीं, 40 में से 33 का कितना बचा 7, 11 6 जा, ठीक है। तो ये I1 हो गया। अब उसने हमसे क्या पूछा था, करंट इन दी आर्म्स, करंट इन दी आर्म्स। तो देखो बेटा याले आर्म्स के अंदर जो याला आर्म है, याले आर्म में कितना करंट है I1, और याले आर्म में करंट कितना है I माइनस I1। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, एक के अंदर करंट कितना है I1, देखो ना एक आर्म में करंट कितना है I1, और I1 हमने निकाले 0.136 एम्पियर, और दूसरे में कितना है बेटा I माइनस I1, I माइनस I1, यानी बेटा 0.15 में से 0.136 को माइनस करो, ये हो जाएगा 410, यानी 0.014 एम्पियर। क्या बेटा क्लियर है, ये आ गया हमारा करंट इन दी आर्म्स। A potential difference of 4 volt is applied between the point A and B। बेटा देखो A और B के बीच में कितनी बैटरी लगा रहे 4 वोल्ट की। अब देख बेटा एक बात याद रख, कभी भी देखो अगर 5 रेजिस्टेंस दिखाई दिए तो बेटा हमेशा किसके लिए जा, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। देख बैटरी कहाँ पे लग रही है, A और B पे, A और B के बीच में बैटरी लग रही है, तो A और B को मैं ऐसा बना लेता, इनके अक्रॉस बैटरी लगाया था। कितनी बैटरी लग रही है बेटा 4 वोल्ट की, ये ले 4 वोल्ट की बैटरी लगा ली हमने, ठीक है। अब देख बेटा कुछ बातों का ख्याल रख, ए किससे कनेक्टेड है एफ से, ये ले ए को एफ से कनेक्ट कर ले। बी किससे कनेक्टेड है ई से, तो बी को किससे कनेक्ट कर ले ई से। अब देख यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, कौन बचा सी और डी। तो ले बेटा सी और डी को हमने यहाँ बना दिया, सी और डी। देख ये चार किसके बीच में लगा है एफ और डी, तो ले भाई एफ और डी के बीच में चार लगा दे, ठीक है। याला चार किसके बीच में डी और सी, ये ले डी और सी। ये चार किसके बीच में सी और एफ, ये ले भाई सी और एफ। ये चार किसके बीच में सी और ई, सी और ई। ये चार किसके बीच में डी और ई, डी और ई, ठीक है बेटा, हमेशा ऐसे ही कर बेटा। अब क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो देख बैटरी इन पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो देख ये रास्ते में कौन से एक रास्ते से जा, कौन आया बेटा 4 और 4, दूसरे रास्ते से जा 4 और 4, बेटा रेशियो क्या आ रही सेम आ रही, तो 4/4 is equal 4/4, therefore व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बेटा बैलेंस्ड है ना, तो फिर इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको हटा दे, ये सर्किट ऐसा हो जाएगा 4 4 ऐसा, ई एफ, ये ए, ये बी, 4 ओहम, ठीक है। अब ध्यान से देख बेटा, ये 4 और ये 4 दोनों काय में बेटा, दोनों काय में सीरीज में, सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट कैसा आएगा बेटा, इनको प्लस करके, ठीक है। तो इनको प्लस कर, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। उसी तरीके से देखिए दोनों 4 ओम ये भी काय में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8। ये पॉइंट ई बी 8 ओहम, 8 ओहम, एफ ए। अब बेटा ये 8 और 8 काय में है, 8 और 8 बेटा ये दोनों 8 काय में पैरेलल के अंदर है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसा आएगा बेटा, इनका इक्विवेलेंट आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे दोनों को प्लस कर लो, यानी 64/16, यानी कि 4 ओहम,
यानी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 ओहम। क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और दूसरा बेटा हमको क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। बेटा करंट का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो देखो यहाँ कितनी बैटरी लगेगी बेटा, देखो ओरली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ कितनी बैटरी लगेगी बेटा, देखो ये 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, कितनी, 4 वोल्ट। यहाँ से करंट कितना आए, ठीक है बेटा। तो ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ V इक्वल I R, यानी करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। यहाँ से कितना करंट निकला बेटा 1 एम्पियर। अब देख बेटा ये ऐसा बेटा, यहाँ से ए पे कितना करंट आया 1 एम्पियर। अब बेटा दोनों रास्तों में रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो करंट कैसे डिवाइड होगा, इक्वली, यानी इसमें जाएगा हाफ एम्पियर और इसमें भी जाएगा हाफ एम्पियर। बेटा देखो ना दोनों रास्ते में रुकावट कितनी है, 8 ओम है, तो इसमें हाफ इसमें हाफ। अब ये 8 किसका इक्विवेलेंट था, 4 और 4 का, तो बेटा ये दोनों काय में थे, सीरीज में है, तो इनमें क्या सेम रहेगा, करंट, इनके इक्विवेलेंट में जो करंट है वही करंट इनमें रहेगा। वैसे बेटा ये वाला 8 किसका इक्विवेलेंट था, इन दो 4 का, और ये दोनों 4 काय में थे, सीरीज में, तो जो करंट इनमें है वही करंट इनके इक्विवेलेंट में रहेगा। ये लो आर्म्स